मैं बाजार सामान लेने के लिए कुछ दूर पहुंची ही थी कि तभी मैंने देखा कि सामान लाने वाली लिस्ट तो मैं घर पर ही भूल आई हूँ। अभी मैं कुछ ही दूर निकली थी, इसीलिए सोचा कि वापस जाकर लिस्ट ले आती हूँ। घर पहुंचकर मैंने 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दीदी ने दरवाज़ा खोला ही नहीं। मैं हैरत में पड़ गई कि अभी कुछ देर पहले ही तो मैं घर से निकली हूँ और इतनी जल्दी में थी कि आखिर वो किस काम में बिजी हो गईं कि उन्हें दरवाज़ा बजाने की बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आ रही है। दीदी के कमरे में खिड़की लगी हुई थी, सोचा कि मैं वहाँ से जाकर देखती हूँ। जब मैंने उनकी खिड़की के पास पहुँचकर देखा तो खिड़की बिल्कुल हल्की सी खुली हुई थी, लेकिन क्योंकि वह थोड़ी ऊंचाई पर थी इसीलिए मुझे ज़्यादा कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था। जब मैं थोड़ा सा उचक कर ऊपर की तरफ देखने लगी तो मैं हैरान रह गई। दीदी के बेड के ऊपर वाले हिस्से में मुझे हलचल होती नजर आ रही थी। मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि भूकंप आया हो और इसीलिए वह ऐसे हिल रहा हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने पास ही पड़े हुए 2-4 ईंटों को उठाकर एक के ऊपर एक रखा और उनके ऊपर खड़े होकर जैसे ही मैंने उनके कमरे में झांकने की कोशिश करने लगी कि तभी मुझे उनके कमरे से किसी आदमी की आवाज़ सुनाई दी, जिसने दीदी से कहा, आज की ये पहली किस्त है, लेकिन अभी तो बहुत सारी किस्तें बाकी हैं। इतना सुनने के बाद मैंने जैसे ही अंदर कमरे में झांक कर अंदर का नज़ारा देखा तो वो देखकर मेरे तो होश ही उड़ चुके थे, क्योंकि वहाँ पर तो मेरी दीदी पूरी तरह से आज मैं तकरीबन 7 सालों के बाद घर लौट कर जा रही हूँ। मुझे इतनी खुशी हो रही है जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। मेरा नाम माला है। मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी और 2 महीने की छुट्टियों के बाद ही मेरी इंटर्नशिप लग जाएगी और उसके बाद कुछ महीने की ट्रेनिंग के बाद मुझे नौकरी भी मिल जाएगी। मैं घर पर किसी को भी नहीं बताया था कि मैं घर वापस लौट कर आ रही हूँ। मेरे घर में मेरी बड़ी बहन और एक छोटी बहन है जो अभी 11th क्लास में पढ़ रही है, और पापा हैं। मेरी माँ का देहांत काफ़ी सालों पहले ही हो चुका था, तब से बस हम ही एक दूसरे का सहारा हैं। मेरे पापा एक फैक्ट्री में काम करते हैं। वह बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। मैं बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार थी और मेरी बड़ी बहन का पढ़ने में कुछ खास मन नहीं लगता था, बल्कि उन्हें तरह तरह की अलग अलग ड्रेसेस सिलना बहुत पसंद था। इसीलिए उन्होंने बहुत ही कम उम्र में सिलाई करना भी शुरू कर दिया था और घर के खर्चे में हाथ बटाने लगी थी। जब उन्होंने ये देखा कि मैं पढ़ने में बहुत होशियार हूँ और मेरा पढ़ने में बहुत मन भी लगता है, तो मेरी दीदी ने मेरी वजह से अपनी पढ़ाई भी सैक्रिफाइस कर दी, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि 3 लोगों की पढ़ाई का खर्च एक साथ उठाया जा सके। और फिर दीदी मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी और डॉक्टर की पढ़ाई बहुत महंगी होती है। इस कारण से दीदी ने जल्दी ही अपनी पढ़ाई बंद कर दी और वह मेरे लिए दिन रात मेहनत करने लगी ताकि ढेर सारा पैसा इकट्ठा करके वह मुझे डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला सकें। आज मेरे पापा और बड़ी बहन की बदौलत ही मैं अपनी मेडिकल की पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट कर पाई हूँ और अब मेरा भी सपना है कि जैसे ही मुझे नौकरी मिलती है मैं अपने घर के हालातों को पूरी तरह से बदल दूंगी। अपनी छोटी बहन की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी अब मैं अपने कंधों पर ले लेना चाहती हूँ और अपनी बड़ी बहन को एक बड़ा सा बुटीक खुलवाना चाहती हूँ ताकि उनका जो शौक़ है उसे वह व्यवसाय के रूप में बदल दें और अपने शौक़ से ढेर सारा पैसा भी कमाएं। साथ ही अपने पापा को भी एक ऐसी ज़िंदगी देना चाहती हूँ जिसमें वह अपनी इस उम्र में अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकें और आराम से बेफिक्र ज़िंदगी जिएं। हालांकि मेरी बहन की अब शादी की उम्र भी हो गई है, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि आज के समाज में बिना दहेज के किसी भी लड़की की शादी हो ही नहीं सकती है और मेरी पढ़ाई की वजह से मेरे घर वालों पर इतना बोझ पड़ गया है कि पापा ने दीदी की शादी के लिए पैसा तो इकट्ठा ही नहीं कर पाया होगा। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि अपनी दीदी की शादी का सारा खर्च भी मैं ही उठाऊंगी ताकि मैं अपनी बड़ी बहन को खूब धूमधाम से विदा कर सकूं।
यही सब सोचते सोचते ना जाने कब मैं अपने शहर पहुंच गई। मुझे पता ही नहीं चला था। ट्रेन से उतरते ही मैंने घर तक की सीधी टैक्सी बुक कर ली और उसके बाद जैसे ही मैं घर के सामने पहुंची, अपने आप ही मेरी आंखें नम हो चुकी थीं। इन 7 सालों में मैं अपने घर वालों से मुश्किल से 2 या 3 बार ही मिली हूँ, वह भी सिर्फ 1-2 दिन के लिए। जिंदगी की भाग दौड़ ने मुझसे इस शहर को बहुत दूर कर दिया था और अपने ही घर में मैं मेहमान सी बन के रह गई थी। लेकिन अब जाकर कहीं वह दिन आया है जब मैं अपने ही घर में फिर से वापस लौट आई हूँ और फिर से अपने बचपन की यादों को दोबारा जी सकती हूँ। मैं तुरंत ही दौड़कर दरवाजे पर पहुंची। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खटखटाया, थोड़ी ही देर में मेरी दीदी रेणुका ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखते ही वह बुरी तरह से हैरान रह गई। कुछ पल के लिए तो वह जैसे एक जगह पर जम गई थीं। मैंने तुरंत ही उन्हें आगे बढ़कर गले से लगा लिया। उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उनके सामने खड़ी हूँ। वह मुझे देखते ही तुरंत ही रोने लगी और फिर उन्होंने मेरी छोटी बहन पायल और पापा को आवाज़ देकर बुलाया। वह सब तो मुझे देखकर खुशी से झूम उठे। हम सभी एक दूसरे को गले से लगाए हुए थे। हम हंस भी रहे थे और हमारी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। सब लोग एक साथ मुझसे पूछने लगे कि आखिर मैं अचानक से यहाँ कैसे आ गई। तो मैंने तुरंत ही उनसे कहा कि कैसा लगा मेरा सरप्राइज़। पहले मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं आ रही हूँ, लेकिन अगर मैं बता देती तो आप लोगों के चेहरे पर ये खुशियाँ मैं कैसे देखती। रेणुका दीदी कहने लगी, अरे पागल, अगर तू पहले बता देती तो तेरी फेवरेट चीज़ें आज मैं तेरे लिए बना कर रखती। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब तो मैं यहीं रहने वाली हूँ, तो आप मुझे हर रोज़ मेरी कोई ना कोई फेवरेट चीज़ बनाकर आराम से खिलाती रहना। ये कहते हुए मैं आराम से सोफे पर बैठ गई। तभी दीदी मुझसे कहने लगी कि यहीं पर रहने वाली हूँ का क्या मतलब। मुझे न जाने क्यों ऐसा लगा कि उनके चेहरे पर जैसे कुछ परेशानी सी झलक आई हो। मैंने उनसे कहा कि वो दरअसल मेरी 2 महीने की छुट्टियां हुई हैं और उसके बाद ही मुझे जहां पर जॉब ऑफ़र हुई है वहां मुझे इंटर्नशिप के लिए जाना है और बस कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद मैं वहां परमानेंट हो जाऊंगी। दीदी ने मुझसे कहा, लेकिन तब तो तू यहाँ से चली जाएगी। मैंने दीदी से कहा कि अरे नहीं दीदी, दरअसल मेरी नौकरी इसी शहर में लगी है। यहीं का जो सरकारी अस्पताल है वहीं पर मुझे शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है। मेरी ये बात सुनकर सभी लोग खुशी से उछल पड़े। पायल मुझसे कहने लगी, फिर तो दीदी आपको बहुत अच्छी तनख्वाह भी मिलने लगेगी। मैंने कहा हाँ, तनख्वाह तो मुझे वाकई बहुत अच्छी मिलने लगेगी, लेकिन अभी नहीं, जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद। जब तक ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होती तब तक मुझे आधी ही सैलरी मिलेगी। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब हमारे घर से रुपए पैसों की सारी कमी दूर हो जाएगी और फिर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर मैं इस घर की सारी जिम्मेदारियां आराम से अपने कंधों पर उठा लूँगी। इसके बाद मैं फ्रेश होने के लिए चली गई। हम सब बहुत खुश थे। हमने साथ में बैठकर खाना खाया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि जैसे रेणुका दीदी कुछ टेंशन में हैं। मैंने उनसे पूछा भी कि दीदी क्या कोई बात है जिसे लेकर आप परेशान हैं? तो वह कहने लगी, अरे नहीं, कोई बात नहीं है। तुझे तो पता है ना कि मुझे तो बिना बात छोटी छोटी बातों की टेंशन लेने की आदत है। मैंने हंसते हुए कहा कि हाँ, सो तो है। आप तो ऐसी ऐसी चीज़ों की टेंशन ले लेती हैं जिनके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती। इसके बाद हम अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। अगले दिन सुबह सुबह ही मैं तैयार हो गई। पापा अपनी ड्यूटी पर जा चुके थे और पायल भी स्कूल के लिए निकल चुकी थी। रेणुका दीदी मुझसे कहने लगी, माला क्या तुम कहीं जा रही हो? मैंने उनसे कहा, हाँ दीदी, जॉब की ज्वाइनिंग से पहले मुझे अपने कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को रेडी करवाना है और आप तो जानती ही हैं कि सरकारी दफ्तरों का क्या हाल है। जब तक वहाँ पर 10 चक्कर नहीं लगाऊंगी तब तक वह लोग टाइम पर कागज़ों को तैयार ही नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी से ही अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए चक्कर लगाना शुरू कर देती हूँ, वरना अगर और टाइम बढ़ता गया तो फिर मैं कहीं बैठी ही ना रह जाऊँ और उन लोगों ने अगर डॉक्यूमेंट समय पर रेडी नहीं किए तो कहीं ऐसा ना हो कि अच्छी खासी नौकरी मेरे हाथ से चली जाए।
इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आज ही से जाकर अभी डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई कर देती हूँ और फिर उनके लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी उनका भी इंतज़ाम अभी से करने लगूंगी। दीदी कहने लगी, फिर तो तुम्हें वहाँ पर बहुत समय लग जाएगा। मैंने कहा, वो तो है, क्योंकि आपको तो पता है कि इन सब जगह पर बहुत भीड़ होती है और फिर जो बाबू बैठे होते हैं वह भी तो जल्दी सुनते नहीं। दीदी ने मुझसे कहा, तो फिर तुम ऐसा करो कि मैं तुम्हारे लिए लंच पैक कर देती हूँ, कहीं तुम्हें आते आते शाम हो गई तो तुम तो भूखी ही रह जाओगी। मैंने दीदी से कहा, अरे आप फिक्र मत करिए, मैं बाहर से कुछ खा लूँगी। इतना कहकर मैं घर से निकल गई और फिर जिस ऑफिस में मुझे अपने कागज़ों को तैयार करवाना था वहाँ पर जाकर मैंने सभी कागज़ों के लिए अप्लाई कर दिया। खुशी की बात ये थी कि उस दिन मेरे सारे काम बहुत जल्दी ही निपट गए, इसीलिए मैं जल्दी ही घर पहुँच गई थी। जब मैं घर पहुँची तो दरवाज़ा कई बार खटखटाने के बावजूद भी रेणुका दीदी ने दरवाज़ा खोला ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दीदी दरवाज़ा खोल क्यों नहीं रही हैं। फिर मैंने अपना मोबाइल निकाला, सोचा दीदी को कॉल लगाती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह गहरी नींद में सो गई हों। लेकिन जैसे ही मैंने अपना मोबाइल बाहर निकाला तभी मैंने देखा कि मेरा फ़ोन तो स्विच ऑफ हो चुका था। मैं उसे रात में चार्ज करना ही भूल गई थी। अब तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मेरे घर के पास बने हुए पार्क में मैं कुछ देर के लिए समय बिताने चली गई। मैंने सोचा कि हो सकता है अगर रेणुका दीदी सो रही होंगी तो थोड़ी देर के बाद वह जाग जाएं। इसलिए थोड़ी देर के बाद मैं खुद ही आकर फिर से दरवाज़ा खटखटाऊंगी। तकरीबन 1 घंटे तक उस पार्क में अपना समय बिताने के बाद मैं जैसे ही अपने घर के सामने मोड़ पर पहुंची कि तभी वहां से मैंने किसी को बाहर निकलकर मोटरसाइकिल पर बैठते हुए देखा। लेकिन वह कौन था, उसका चेहरा कैसा दिखता था, ये सब मैं नहीं देख पाई। मैं तुरंत ही दौड़कर घर पहुंची और मैंने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तभी दीदी ने दरवाज़ा खोला। लेकिन मुझे सामने खड़ा हुआ देखकर दीदी के तो चेहरे की जैसे हवाइयाँ ही उड़ गईं। वह मुझसे कहने लगी, माला तुम तो बहुत जल्दी आ गई, तुमने तो कहा था कि तुम्हें शाम हो जाएगी। मैंने दीदी से कहा कि मैं तो 1 घंटा पहले ही आ गई थी, लेकिन मैं बाहर दरवाज़ा बजा बजा कर थक चुकी थी, पर आपने तो दरवाज़ा ही नहीं खोला और मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी, जिस वजह से मैं आपको कॉल भी नहीं कर पाई। इसीलिए मैं बगल वाले पार्क में अपना कुछ समय बिताकर आई हूँ। मुझे लगा कि आप सो रही होंगी, 1 घंटे के बाद जब आप उठ जाएंगी तब घर वापस लौट जाऊंगी। लेकिन जब मैं अभी घर आई तो मैंने देखा कि आप तो जाग रही थी और अभी मैंने घर से बाहर किसी को निकलते हुए देखा। वह कौन था दीदी? मेरी इस बात से दीदी अचानक से घबरा गई और वह मुझसे नज़रें चुराने लगी। वह घर का सारा सामान इधर उधर सही से रखने लगी। मैंने उनसे कहा, दीदी मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही? इस पर दीदी कहने लगी कि वो दरअसल हमारे एक दूर के रिश्तेदार थे जो यहाँ पर अपने किसी काम से आए हुए थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि वह कुछ देर के लिए पापा से भी मिल लेते हैं। मैंने दीदी से कहा कि लेकिन पापा तो अभी घर पर हैं नहीं, वह तो शाम को आएंगे, तो फिर वह इतनी जल्दी क्यों चले गए? उन्हें शाम तक रुकना चाहिए था और पापा से मिलकर ही जाते। इस पर दीदी कहने लगी कि उन्हें तो ये बात नहीं पता थी ना कि पापा शाम को आएंगे, इसीलिए कुछ देर बैठकर फिर वह यहाँ से चले गए, क्योंकि उनके पास भी बहुत ज़्यादा समय नहीं था, उन्हें भी अपने घर वापस जाना था। मैंने जैसे ही अगला सवाल दीदी से पूछने के लिए अपना मुंह खोला तो दीदी मुझसे कहने लगी, माला तू कितने सवाल पूछती है, ऐसा लगता है कि जैसे तू डॉक्टर नहीं बनी है बल्कि पुलिस वाली बन गई है। जब से घर में घुसी है तब से बस एक के बाद एक मुझसे सवाल ही करते चली जा रही है। कम से कम चैन की सांस तो ले ले, और इतनी पूछताछ तुम मुझसे क्यों कर रही हो? अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा वह डॉक्यूमेंट वाला काम हुआ है या नहीं हुआ? मैंने कहा, हाँ दीदी, मैंने सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई कर दिया है और उन्होंने मुझे 2 हफ्ते के बाद वेरिफिकेशन के लिए फिर से बुलाया है। फिर दीदी मुझसे कहने लगी, चल ठीक है, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। दीदी खाना लेने के लिए चली गई, लेकिन मुझे ना जाने क्यों बहुत अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे दीदी किसी बात से घबराई हुई हैं, लेकिन आखिर वह कौन सी बात है
मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और वह रिश्तेदार कौन था? फिर मैंने सोचा कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। मैं तो इतने सालों से यहाँ रह ही नहीं रही, तो मैं तो अपने बहुत से रिश्तेदारों को ठीक से जानती भी नहीं। सब कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे अब ठीक हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों, पर कुछ ऐसा था जो बार बार मन में खटक रहा था, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ दिन बाद दोपहर के समय मैं जैसे ही सोने वाली थी, तभी दीदी मेरे पास अचानक से आईं और कहने लगी, माला, ये सामान की लिस्ट है और तुम अभी जाकर बाजार से ये सारा सामान ले आओ। मैंने दीदी से वह लिस्ट पकड़ ली और वह लिस्ट बहुत लंबी थी। मैंने उनसे कहा, इतना सारा सामान मंगाना है आपको? दीदी कहने लगी, हाँ, ये सारा सामान ख़त्म हो गया है, इसीलिए मैं एक साथ ही मंगा ले रही हूँ। मैंने दीदी से कहा, बाहर तो देखो ना कितनी तेज़ धूप है और फिर मुझे बहुत तेज़ नींद भी आ रही है, इसीलिए मैं अभी नहीं जाऊँगी, लेकिन शाम को मैं सारा सामान आपको लाकर दे दूँगी। दीदी मुझसे कहने लगी, नहीं, तुम्हें मुझे ये सामान अभी लाकर देना होगा, शाम को नहीं। मैंने उनसे कहा, लेकिन अभी तो वैसे भी आप कुछ भी नहीं बनाने वाली हैं, तो फिर आप मुझे अभी जाने की जिद क्यों कर रही हैं? दीदी कहने लगी कि चुपचाप मेरी बात सुनो और अभी उठकर सारा सामान लेकर आओ। शाम को जब मैं खाना बनाने के लिए बैठूंगी, तो क्या तब तुम्हारा मैं इंतज़ार करूंगी कि कब तुम बाजार से सामान लेकर आओ और तब मैं खाना तैयार करूं? मैंने उनसे कहा कि अरे, आप उसकी फ़िक्र मत करिए, आपके खाना बनाने के टाइम से 2 घंटे पहले ही मैं बाजार के लिए निकल जाऊंगी। लेकिन दीदी ने मेरी एक भी बात नहीं मानी और वह मुझसे ज़बरदस्ती खींचकर उठाने लगी। कहने लगी कि माला, तुम बहुत ज़िद्दी हो गई हो। मैंने कहा, ज़िद्दी मैं नहीं, ज़िद्दी तो आप हो गई हैं। आपको तो मुझ पर ज़रा सा भी तरस ही नहीं आ रहा है। लेकिन दीदी ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और उन्होंने मुझे डांट डपट कर तुरंत ही तैयार करवा दिया। फिर मैंने दीदी से कहा कि एक काम करिए ना, आप भी मेरे साथ बाजार चलिए, वैसे भी सामान बहुत ज़्यादा है, मुझ अकेली के लिए ये सारा सामान उठाकर घर लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और फिर हम दोनों बहनें साथ में कुछ शॉपिंग भी कर लेंगे और आइसक्रीम भी खा लेंगे। बहुत दिन से हम दोनों ने आइसक्रीम भी नहीं खाई है और पापा और पायल के लिए भी आइसक्रीम खरीद कर ले आएंगे। लेकिन दीदी कहने लगी कि अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं तुमसे सामान लाने के लिए थोड़ी ना कहती, और रही सामान के भारी होने की बात, तो तुम टैक्सी बुक कर लेना और उसे घर तक ही सीधा लेकर आ जाना। मैंने उनसे कहा कि आपकी तबीयत को क्या हुआ है? तो कहने लगी, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है। मैंने कहा, तो फिर ठीक है, मैं आपके लिए सर दर्द की गोली भी ले आऊँगी। वो तो तुम तब लेकर आओगी ना जब तुम यहाँ से जाओगी, सारा टाइम तो बस तुम यहाँ बातों में ही निकाल दे रही हो। इसके बाद मैं तुरंत ही तैयार हुई और मार्केट के लिए निकल गई। अभी मैं कुछ दूर पहुँची ही थी कि तभी मुझे अचानक ही याद आया कि मैं बाजार से सामान लाने वाली लिस्ट तो घर पर ही भूल आई हूँ। मैंने सोचा कि अभी तो मैं घर से ज़्यादा दूर नहीं हूँ, इसीलिए वापस जाकर वह लिस्ट ले आती हूँ। इसके बाद मैं तुरंत ही घर की तरफ मुड़ गई। घर पहुँचने पर मैंने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर तक दरवाज़ा खुला ही नहीं। ये देखकर मैं हैरान हो गई कि अभी तो मैं यहाँ से निकल कर गई हूँ और इतनी जल्दी दीदी आखिर कहाँ चली गई। मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके सर में दर्द बढ़ गया हो, इसीलिए वह अपने कमरे में जाकर लेट गई हो। मेरी दीदी के कमरे में एक खिड़की लगी हुई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं वहाँ से जाकर उन्हें आवाज़ दे देती हूँ तो वह उठ जाएंगी। इसलिए मैं उनके कमरे की खिड़की के पास पहुँच गई, लेकिन उनकी खिड़की थोड़ा सा ऊंचाई पर थी, जहाँ पर मुझे उचक उचक कर देखना पड़ रहा था। वह खिड़की बहुत ही हल्की सी खुली हुई थी। मैं जब उचक कर वहाँ से झांकने की कोशिश करने लगी थी, तभी मैंने एक बहुत ही अजीब सी चीज़ देखी। मैंने दीदी के बेड के ऊपरी हिस्से में हलचल देखी। मैं ये देखकर सोच में पड़ गई कि ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कि भूकंप आया हो, लेकिन भूकंप आया होता तो मुझे भी महसूस हो रहा होता, लेकिन फिर ये सब क्या है? मैंने सोचा हो सकता है दीदी कुछ ऐसा काम कर रही हो जिससे बेड का किनारा हिल रहा है, लेकिन मुझे ठीक से अंदर का कुछ भी दिख नहीं रहा था। इसीलिए मैं यहाँ वहाँ देखने लगी कि मुझे कोई चीज़ ऐसी मिल जाए
जिससे मैं खिड़की तक पहुंच सकूं। तभी मेरी नज़र पास ही पड़ी हुई ईंटों पर पड़ी। मैंने उन सभी 4-5 ईंटों को एक के ऊपर एक करके रख दिया और उसके बाद मैं उन पर चढ़कर खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करने लगी। अभी मैं थोड़ा सा उचक कर देख ही रही थी कि तभी मुझे अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। लेकिन क्योंकि खिड़की बहुत हल्की सी खुली थी और मेरा हाथ उस तक पहुंच तो रहा था, लेकिन वह मुझसे खुल नहीं पा रही थी, इसीलिए मुझे अंदर का अभी भी कुछ नहीं दिख रहा था। थोड़ी ही देर के बाद अचानक मुझे दीदी के कमरे से एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी। वह कहने लगा कि अभी भी बहुत सारी किस्तें बाकी हैं, इसीलिए मैं फिर आऊँगा अपनी किस्त को वसूल करने के लिए। लेकिन इस तरह से सारी किस्तें तो मैं अकेले वसूल नहीं कर पाऊँगा, इसलिए अगली बार से मैं और किसी को भी ले आऊँगा। उसके बाद उस आदमी ने कुछ बहुत ही बेढंगी सी बातें दीदी से कहीं, जिन्हें सुनकर मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा। अभी भी मैं खिड़की खोल नहीं पा रही थी। थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे शायद अब कमरे में कोई नहीं है, इसलिए मैं तुरंत ही मेन गेट की तरफ भागी और जब मैं उधर गई तो मैंने घर से बाहर एक आदमी को निकलते हुए देखा, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये आदमी कौन है। कुछ देर तो मैं वहाँ खड़े हुए इस सब के बारे में सोचती रही कि आखिर दीदी ये सब कर क्या रही हैं। फिर तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने फिर से दरवाज़ा खटखटाया तो दीदी ने तुरंत ही दरवाज़ा खोला और वह मुझे देखकर दंग रह गई। वह मुझसे कहने लगी कि तुम इतनी जल्दी बाजार से वापस कैसे आ गई। मैंने उनसे कहा कि वो मैं सामान वाली लिस्ट तो घर पर ही भूल गई थी। दीदी कहने लगी, तुम भी ना एक नंबर की भुलक्कड़ हो, हर चीज़ भूल जाती हो। दीदी ने तुरंत ही मुझे सामान वाली लिस्ट पकड़ाई। मैं जैसे ही वापस जाने लगी, मैंने फिर पलट कर दीदी से पूछा कि क्या कोई घर पर आया था। मेरे इस सवाल पर दीदी थोड़ा सकपका गई और कहने लगी कि घर पर कौन आएगा, कोई भी तो नहीं आया था, लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो। तो मैंने दीदी से कहा कि कुछ नहीं, वो बस मुझे ऐसे ही लगा था, इसीलिए। दीदी ने कहा, तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी हो, जाओ जल्दी से सामान लेकर आओ। इसके बाद मैं भले ही बाजार में सामान खरीद रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में वही सारी बातें चल रही थी जो मैंने आज सुनी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या था। फिर मुझे यही लगा कि शायद दीदी किसी को पसंद करती हैं और वह आदमी उनका प्रेमी है, लेकिन अभी वह अपने इस रिश्ते को हम सबसे छुपाना चाहती हैं और इसीलिए उन्हें इसके बारे में हम में से किसी को भी नहीं बताया है। मैं यही सोचने लगी कि मेरी बहन ने मेरे लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, इसीलिए अब कम से कम मैं इतना तो अपनी बहन के लिए कर ही सकती हूँ कि वह जिसे भी प्यार करती है मैं उसकी शादी उससे ही करवाऊँ। मैंने सोच लिया था कि मैं एक दिन सही मौका देखकर अपनी बहन से इस बारे में बात करूँगी। इसके साथ ही मुझे इस बात की भी खुशी हो रही थी कि मेरी बहन को अपनी पसंद का जीवन साथी मिल गया है। कम से कम उसके जीवन में कोई तो खुशी आएगी। इधर 2-3 दिन के बाद पापा जब घर लौट कर आए तो बहुत खुश लग रहे थे। वह हम लोगों से कहने लगे कि तुम्हारी रेणुका दीदी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों को दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, बस उन्हें सिर्फ लड़की से मतलब है। अगर उन्हें रेणुका पसंद आ गई तो वह ये शादी जल्द ही करना चाहते थे। पापा के मुंह से ये बात सुनकर पायल बहुत खुश हो गई, लेकिन क्योंकि मैं जानती थी कि रेणुका दीदी किसी और को चाहती हैं, इसीलिए ये बात सुनकर मेरा चेहरा उतर गया था और उधर रेणुका दीदी बुरी तरह से गुस्से से फट पड़ी। वह पापा से कहने लगी कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। इस पर पापा कहने लगे कि अभी नहीं करना चाहती हूँ तो फिर कब करोगी। वैसे ही घर की जिम्मेदारियों के चक्कर में तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है और अब बड़ी मुश्किल से इतना अच्छा रिश्ता हाथ आया है और तुम हो कि अभी भी शादी के लिए इनकार कर रही हो। आखिर क्यों? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। अब तो माला को भी नौकरी मिलने वाली है और पायल की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी भी माला आराम से उठा सकती है। इसीलिए बेटी, अब मुझे तुम्हारे बारे में भी तो सोचना होगा। मैं भी तो चाहता हूँ कि तुम्हारा भी अपना घर संसार बस जाए और तुम भी अपनी गृहस्थी में हंसी खुशी रहो।
आखिर मैं तुम लोगों का बाप हूँ और मैं अब धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा हूँ। मुझे भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। इस बात पर दीदी कहने लगी कि पापा, आप समझते क्यों नहीं, मैं अभी 1 साल तक शादी नहीं कर सकती हूँ। पापा ने कहा कि क्यों, आखिर 1 साल में ऐसा क्या है। इस पर दीदी अचानक ही रोने लगी। पापा और पायल को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन क्योंकि मैं सच्चाई जानती थी इसलिए मैंने पापा से कहा कि अगर दीदी ये शादी नहीं करना चाहती हैं तो आप उन पर दबाव मत बनाइए। पापा कहने लगे कि लेकिन मैं भी तो ये वजह जानूं कि आखिर ये इतने अच्छे रिश्ते के लिए इनकार क्यों कर रही है। रेणुका दीदी कहने लगी कि वजह कोई भी नहीं है, बस मेरा शादी का मन नहीं है। दीदी का इतना कहना था कि पापा भी रोने लगे। कहने लगे कि तुम लोग क्यों मेरी मुसीबतें बढ़ा रहे हो। वैसे ही मैं समाज के ताने सुन सुन कर थक चुका हूँ कि मैं तो अपनी बेटी की कमाई खाता हूँ और अपने बाकी के बच्चों का बोझ भी मैंने अपनी बड़ी बेटी के ऊपर ही डाल रखा है और इसीलिए मैं उसकी शादी नहीं कर रहा हूँ। पापा को ऐसे देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पापा से कहा कि पापा, दरअसल रेणुका दीदी किसी को पसंद करती हैं और वह उसी से शादी करना चाहती हैं। मेरी इस बात पर पापा हैरान होकर रेणुका दीदी की तरफ देखने लगे। मुझे यकीन था कि अब जब मैंने पूरी सच्चाई सबके सामने खोल कर रख दी है तो सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन मैं तो तब दंग रह गई जब रेणुका दीदी ने मुझसे कहा कि माला, तुम ये क्या बकवास कर रही हो। मैंने कहा दीदी, आपको कुछ भी किसी से छुपाने की ज़रूरत नहीं है। देखो, हमारे पापा ऐसे नहीं हैं कि वह आपके रिश्ते को अपनाएंगे नहीं। आप उन्हें आज सब कुछ खुलकर बता दीजिए। दीदी कहने लगी कि मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, न जाने तुम क्या अंट संट बके जा रही हो। दीदी बोली, पापा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी को भी पसंद नहीं करती हूँ। भला मैं तो घर से बाहर जाती ही कहाँ हूँ जो मैं कभी किसी से मिलूँगी और किसी को पसंद करूँगी। दीदी के मुंह से ये बात सुनकर मैं तो दंग ही रह गई थी। पापा कहने लगे कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर माला ऐसा क्यों कह रही है। तो रेणुका दीदी कहने लगी कि मुझे नहीं पता कि माला को इतनी बड़ी गलतफहमी कहाँ से हो गई। अब तो मैं खुद में ही उलझ कर रह गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब तक जो भी मैं सोच रही थी वह सच्चाई थी या फिर मेरी कोई गलतफहमी। दीदी कहने लगी, माला, तुम्हें आखिर ऐसा क्यों लगा कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। अब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बहन से क्या कहूँ, कि क्या मैं उसे ये बता दूँ कि मैंने उस दिन क्या क्या देखा था। लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठने लगा। मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरी कोई गलतफहमी हो या फिर कहीं ऐसा हो कि दीदी अभी अपने रिश्ते को लेकर कुछ भी नहीं बताना चाहती हो, क्योंकि किसी के पर्सनल मामले में क्या चल रहा है क्या नहीं इसके बारे में मैं तो नहीं जानती। मुझे लगने लगा कि मैंने इस वक्त ये बात कहकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पापा और दीदी के सवालों का क्या जवाब दूं। जब वह दोनों लोग बार बार मुझसे पूछने लगे तो मैंने उनसे झूठ कह दिया कि दीदी शादी नहीं कर रही थी। तो खुद से ही मैंने ये सोच लिया कि शायद वह किसी को पसंद करती होगी और इसीलिए शादी नहीं कर रही है, बस और कोई बात नहीं है। दीदी कहने लगी कि तुम तो सच में पागल हो। अगर मैं शादी नहीं कर रही हूँ तो क्या इसका सीधा मतलब यही निकल जाएगा कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। शादी ना करने की और भी तो कई वजहें हो सकती हैं। इस पर पापा फिर से कहने लगे कि लेकिन अगर ये वजह नहीं है तो फिर कौन सी वजह है। लेकिन दीदी ने पापा के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और वह वापस अपने कमरे में चली गई। पापा बहुत परेशान हो गए थे। मैंने पापा को समझाया कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, इस बारे में मैं दीदी से और किसी दिन बात करूँगी। मेरी बात सुनकर पापा को कुछ तसल्ली मिली। 3 दिन के बाद मेरी छोटी बहन का जन्मदिन था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उसके लिए एक अच्छा सा जीन्स टॉप ले आती हूँ। इसलिए मैं घर में बिना किसी को बताए मॉल में ख़रीदारी करने के लिए चली गई। अभी मैं वहाँ पर शॉपिंग कर ही रही थी कि तभी अचानक मुझे एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी ज़मीन पर गिरा पड़ा था।
और वह औरत घबराई हुई चिल्ला रही थी और शायद उनके साथ में 2-3 गार्ड भी थे। वह लोग भी अजीब तरह से घबराए हुए थे। मैं जैसे ही उनके करीब पहुंची, मुझे सारा मामला समझते हुए बिल्कुल भी देर ना लगी कि उस बुजुर्ग आदमी को हार्ट अटैक आया हुआ था। वह औरत अपने गार्डों से कह रही थी कि जल्दी से गाड़ी निकालो। मैं तुरंत ही उस औरत को रोकने लगी। मैंने उससे कहा कि आप पीछे हट जाइए। उस औरत को पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आया। वह मुझे रोकने लगी और कहने लगी कि मुझे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना होगा। मैंने उससे तुरंत ही समझाया कि हॉस्पिटल यहाँ से काफ़ी दूर है, तब तक कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। इसीलिए फ़िलहाल इमरजेंसी में मुझे जो ट्रीटमेंट करना चाहिए आप वह मुझे शांति से करने दीजिए और पीछे हट जाइए। मैं वहाँ पर और भी जो लोग घेरा लगाकर खड़े थे सबको वह जगह खाली करने के लिए बोल दिया। उसके बाद मैंने तुरंत ही उन अंकल जी को CPR दिया। थोड़ी ही देर के बाद उन अंकल जी को होश आ गया था। वह जैसे ही होश में आए, मैंने उन्हें धीरे से उठाकर बैठाया। मेरे आसपास जितने भी लोग जमा थे वह मेरे लिए तालियां बजाने लगे और उन अंकल के साथ जो औरत थी वह भी मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। वह मेरे आगे हाथ जोड़कर रोने लगी, कहने लगी कि अगर आप आज सही वक्त पर नहीं आती तो शायद मैं अपने पिता को खो देती। मैंने उनसे कहा कि इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, मैं एक डॉक्टर हूँ और ये मेरा फ़र्ज है। इसके बाद मैंने उनसे कहा कि अभी फ़िलहाल तो मैंने जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है वह आपके पापा को दे दिया है, लेकिन अब आपको इन्हें अस्पताल लेकर जाना चाहिए और इनका जो भी ज़रूरी ट्रीटमेंट हो वह करवाना चाहिए। उस महिला ने मुझे अपना नाम संगीता बताया और वह मुझसे रिक्वेस्ट करने लगी कि मैं भी उसके साथ हॉस्पिटल चलूं। इसके बार बार रिक्वेस्ट करने की वजह से मैं उसे मना नहीं कर पाई और उसके साथ अस्पताल पहुंच गई। उसके बाद वहां पर उनके फादर का ट्रीटमेंट शुरू हुआ और वहां के डॉक्टर ने भी उनसे यही कहा कि सही मौके पर उन्हें CPR दे दिया गया, वरना अंकल को जब तक अस्पताल लेकर आया जाता तब तक बहुत देर हो चुकी होती। ये सुनकर उस औरत की आंखों में फिर से आंसू आ गए। वह मेरे पैरों में आकर ही गिर गई। मैं तो बहुत ही शर्मिंदा हो रही थी। मैंने तुरंत ही उन्हें उठाकर अपने गले से लगाया और मैंने कहा कि आप ये सब मत करिए, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये मेरा फ़र्ज़ था। वह कहने लगी कि आज की इस दुनिया में कोई किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन आपने न सिर्फ इंसानियत का नाता निभाया बल्कि अपने फ़र्ज़ को भी बखूबी पूरा किया है। आपको मैं जितनी बार भी शुक्रिया कहूँ वह कम ही होगा। वह लोग मुझे किसी बहुत ही अमीर परिवार के लोग लग रहे थे, क्योंकि उनके साथ में 3-4 गार्ड्स थे। इसके बाद उस औरत ने मुझे अपना नंबर दिया और मुझसे कहा कि तुम्हें जीवन में कभी भी किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत हो, एक पल के लिए भी मत झिझकना और तुरंत ही मुझे कॉल कर देना। मैंने उनसे कहा कि जी ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वह कहने लगी कि शुक्रिया तो मुझे तुमसे कहना चाहिए, मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारी एहसानमंद रहूँगी। इसके बाद उन्होंने मुझे फिर से अपनी बात दोहराई। वह कहने लगी कि तुम्हें कैसी भी ज़रूरत हो, फिर वह किसी भी तरह की हो, रुपए पैसों की या कोई भी मदद, या कभी कोई तुम्हें दिक्कत आ जाए तो तुम कभी भी मुझसे मदद मांगने में झिझकना नहीं, क्योंकि मैं कितनी भी बार तुम्हारी मदद कर दूंगी पर तुम्हारा ये एहसान मेरे ऊपर से कभी नहीं उतरेगा। तुमने मेरे पापा को नहीं बचाया बल्कि मेरी ही ज़िंदगी को बचाया है। अगर आज मेरे पापा को कुछ हो जाता तो मैं इस दुनिया में अकेली रह जाती। मैं संगीता जी के शब्दों को समझ रही थी, क्योंकि मुझे इतना तो समझ में आ रहा था कि वो लोग बहुत रसूखदार लोग हैं और वह मुझे समझाना चाह रही थी कि अब उनके साथ मेरे साथ है, इसीलिए मुझे अब किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं वहाँ से घर वापस लौट आई। अगले दिन मैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए घर से निकल गई और दीदी को कहकर गई कि वहीं से मैं अपनी सहेली से मिलने के लिए चली जाऊंगी और मुझे घर आते आते शाम हो जाएगी। लेकिन जब मैं अपनी सहेली के घर जाने वाली थी तो उसने मुझे फ़ोन करके पहले ही बता दिया कि आज उसे किसी काम से अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़ा है। इस वजह से मैं जल्दी ही घर लौट आई। जब मैं घर लौटी तो मैंने आज फिर से उस आदमी को घर के अंदर जाते हुए देखा।
मैं उस आदमी के चेहरे को भले ही नहीं पहचानती थी, लेकिन पीछे से मैं उसे अब पहचानने लगी थी। और हैरत तो मुझे इस बात की थी कि आज उसके साथ एक और आदमी भी था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं तुरंत ही वहाँ से दीदी की कमरे की खिड़की के पास पहुँची, लेकिन आज वो खिड़की पूरी तरह से बंद थी, इसीलिए मुझे कुछ भी ना तो दिखाई दे रहा था और ना ही सुनाई दे रहा था। मैं घर के बाहर इंतज़ार करने में ही अपनी भलाई समझी। मैं वहीं पर छुपकर काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रही। तकरीबन आधे घंटे के बाद वही आदमी बाहर निकला जिससे मैं उस दिन दीदी को प्रेमी समझ रही थी। मैंने आज पहली बार उस आदमी की शक्ल देखी। वह मुझे देखने में दीदी से तकरीबन 8-10 साल बड़ा लग रहा था। अब मुझे लगने लगा कि शायद ये मेरी गलतफहमी थी कि दीदी उससे प्यार करती हैं। लेकिन अगर वह दीदी का प्रेमी नहीं है तो फिर वह आदमी कौन है, और वह इस तरह से घर पर बार बार क्यों आ रहा है? और फिर इसके साथ जो दूसरा आदमी आया था वह कहाँ है? मैं देख रही थी कि शायद अभी थोड़ी देर में वह दूसरा आदमी भी बाहर निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह पहला आदमी तो वहाँ से चला गया था और उसके जाने के 1 घंटे के बाद वह दूसरा आदमी बाहर आया। मेरी दीदी उसे बाहर तक छोड़ने आई। वह आदमी बड़ा ही मुस्कुरा कर मेरी दीदी से बात करने लगा। कहने लगा कि अब तो मैं यहाँ बार बार आऊँगा। सच में मैं बहुत खुश हूँ। इस पर मेरी दीदी उस पर थोड़ा सा खिसियाते हुए बोली कि मुझसे ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा काम हो गया है ना, तो अब तुम चुपचाप यहाँ से निकल लो। इसके बाद वह आदमी वहाँ से चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दीदी ये सब क्या कर रही है। अब मुझे किसी बहुत बड़ी अनहोनी का अंदेशा होने लगा था कि शायद दीदी कुछ गलत कर रही है। यही सब सोचकर मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दीदी इस तरह का काम क्यों कर रही है। क्या उन्हें पापा की इज्जत की ज़रा भी परवाह नहीं है? मेरी तो घर के अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। मैं बहुत देर वहीं घर के बाहर बैठकर रोती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही कि मैं जो भी कुछ अपनी बहन के बारे में सोच रही हूँ वैसा कुछ भी ना निकले। तकरीबन 1 घंटे के बाद मैं घर के अंदर जाने की हिम्मत जुटा पाई। जैसे ही दीदी ने दरवाज़ा खोला, मैंने उनसे चिल्लाकर कहा कि दीदी, आखिर ये सब क्या है? दीदी मुझसे कहने लगी कि तुम इस तरह से गुस्सा क्यों हो रही हो और किस बारे में बात कर रही हो। मैं इससे पहले कि उनसे कुछ भी कहती कि तभी मेरी छोटी बहन पायल रोते हुए अचानक घर में दाखिल हुई। उसकी सांसें बुरी तरह से चढ़ी हुई थीं और वह बहुत घबराई हुई थी। उसकी हालत देखकर मैं और दीदी दोनों ही घबरा गए। मैंने उससे कहा कि पायल, क्या हुआ? तो पायल दीदी की तरफ देखकर कहने लगी, दीदी, वह आदमी। इस पर मैंने तुरंत ही पायल से कहा, कौन आदमी? पायल ने जब मेरी तरफ देखा तो वह चुप हो गई। मैंने उसे शांत कराया और फिर उसे पानी पिलाया। जब वह थोड़ा शांत हुई तो मैंने एक बार फिर से उससे पूछा कि पायल, तुम किस आदमी की बात कर रही थी और तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? पहले तो पायल कुछ देर खामोश रही, फिर कहने लगी, वो मैं आदमी नहीं, मैं तो कुत्ते की बात कर रही थी। दरअसल वहाँ पर एक लोगों के घर पर कुत्ता पला हुआ है। आज वह बाहर खुले में घूम रहा था और उसने अचानक ही मुझे दौड़ा दिया, इसीलिए मैं घबरा गई। मैंने पायल की तरफ आंखें दिखाते हुए कहा कि तुमने क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? तुमने घर में आते ही आदमी कहा था, ना कि कुत्ते की बात की थी। पायल कहने लगी कि वो मैं घबराहट में कुत्ते की जगह आदमी कहने लगी थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं पागल हो गई हूँ या मेरे घर वाले पागल हो गए हैं। दीदी मुझसे कहने लगी कि माला, तुम क्यों उससे इतने सवाल कर रही हो? देख रही हो ना कि वह कितनी घबराई हुई है। न जाने किसके घर का कुत्ता था जिसने आज हमारी पायल पर हमला कर दिया। दीदी पायल से कहने लगी कि लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं कल ही जाकर उन लोगों से बात करूंगी कि वह अपने कुत्ते को घर के अंदर बांध कर रखा करें, नहीं तो मैं उनकी पुलिस में शिकायत कर दूंगी। इसके बाद दीदी पायल को अपने कमरे में लेकर चली गईं। मुझे पायल और दीदी उन दोनों पर ही शक हो रहा था, इसीलिए मैं चुपके से उनके कमरे की बातें सुनने की कोशिश करने लगी।
मुझे बहुत ज़्यादा कुछ साफ सुनाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन पायल रो रो कर दीदी से कुछ कह रही थी और दीदी उसे चुप करवा रही थी और बहुत गुस्सा भी हो रही थी। इससे मुझे लग रहा था कि मुझे जो भी बातें बताई जा रही हैं असल में सच्चाई कुछ और ही है। लेकिन आखिर असली बात क्या है, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया था। आखिर इस घर में क्या चल रहा है। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मैंने सामने खड़े हुए इंसान को देखकर दंग रह गई थी, क्योंकि वह वही आदमी था जिसे मैं अब तक दीदी के साथ देख रही थी। वह आदमी मुझे देखकर बड़े ही गंदी तरीके से मुस्कुराने लगा और मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछती तभी पीछे से दीदी की आवाज़ आई और वह कहने लगी कि तुम अभी इसी वक्त यहाँ क्यों आए हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। वह आदमी बहुत ही बेधड़क तरीके से मुझे धक्का देते हुए घर के अंदर घुस गया। इसके बाद दीदी और उस आदमी की बहस होने लगी। वह पायल की तरफ इशारा करके कहने लगा कि आज तो ये मुझसे बच गई, लेकिन अब ये मुझसे नहीं बचने वाली। दीदी उससे कहने लगी कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी बहन को इस सब में मत घसीटना, ये सब सिर्फ मुझ तक ही रखना। इस पर वह आदमी कहने लगा कि लेकिन मेरी किस्तें बहुत ज़्यादा हैं, जो अकेले तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसीलिए तुम्हारी इस बहन को भी अब ये सब झेलना ही पड़ेगा। उसके बाद वह मेरी तरफ पलटा और कहने लगा कि और ये कोहिनूर का हीरा तो तुमने अब तक मुझसे छुपा कर रखा था। मैं तो तुझे आज ये कहने आया था कि कल मैं 2 और लोगों को लेकर आऊँगा, इसीलिए तुझे और तेरी छोटी बहन को यहाँ पर मौजूद रहना होगा। लेकिन अब मैं कल 3 आदमियों को लेकर आऊँगा, क्योंकि अब तीसरा मोती भी तो यहाँ मौजूद है। इतना कहकर वह बड़े ही शैतानी हंसी हंसने लगा। मेरी दीदी ने तुरंत ही उसके गाल पर एक खींच कर तमाचा मारा, जिससे वह बुरी तरह से बौखला गया और कहने लगा कि तुम्हें ये थप्पड़ बहुत भारी पड़ेगा। अब देखना कि कल मैं अपने आदमियों को यहाँ लाकर तुम लोगों का क्या हाल करूँगा। ये बात सुनकर अचानक ही दीदी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं और वह तुरंत ही कहने लगी कि जब मैंने तुमसे कहा था कि इस सब में मेरे परिवार को मत घसीटो, तो फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। लेकिन उस आदमी का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वह कहने लगा कि अब या तो मुझे सारा का सारा पैसा कल ही चाहिए या फिर मुझे ये घर खाली चाहिए। अगर इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो फिर तुम देखना कि मैं तुम तीनों बहनों का क्या हाल करवाता हूँ। मैं तुम लोगों के साथ वो करूँगा कि तुम पूरे समाज में कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचोगी और तुम्हारे बाप को खुद को ही खत्म कर लेना पड़ेगा। इतना कहकर वह वहाँ से तमतमाता हुआ चला गया। मैंने तुरंत ही दरवाज़ा बंद किया। दीदी धड़ाम से सोफे पर बैठ गई और पायल भी नीचे बैठकर रोने लगी। मैंने दीदी से कहा कि आखिर ये हो क्या रहा है, कम से कम अब तो आप मुझे बताइए। इसके बाद दीदी ने मुझे जो कुछ भी बताया उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ चुके थे। दरअसल वह आदमी एक बहुत ही पैसे वाला और रसूखदार इंसान था, जो लोगों को ब्याज पर पैसे दिया करता था। दीदी ने कहा कि तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा मैं और पापा दोनों मिलकर के भी नहीं उठा पा रहे थे, इसीलिए पापा ने इस आदमी से पैसों की मदद मांगी। शुरू में तो इस आदमी ने खुद से ही आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ाया था और हमें ये पूरा भरोसा दिया था कि वह बहुत ही कम ब्याज की दर में हमें जितना पैसा चाहिए उतना दे देगा और उसे कोई जल्दबाजी भी नहीं थी। इसीलिए मैंने और पापा दोनों ने निश्चिंत होकर उससे पैसा लेने के लिए हामी भर दी थी। लेकिन जैसे ही हमने तुम्हारी पूरी फीस जमा कर दी, उसके 1 महीने के बाद ही इस आदमी ने अपना रंग बदल दिया और इसने हमें पैसों के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। जब पापा ने इससे मोहलत मांगी तो उसने हमें ना सिर्फ घर पर आकर डराया, बल्कि ये अपने आदमियों को घर ले आया और उसने पापा की एक दिन बहुत बुरी तरीके से पिटाई भी कर दी थी। ये सब देखकर मैं बहुत घबरा गई थी। मुझे डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम बहनें अनाथ हो जाएं, क्योंकि अब माँ तो इस दुनिया में नहीं है और पापा को भी अगर कुछ हो जाता तो हमारे सर पर किसी का भी साया नहीं बचता। मैं अपने पापा को खोना नहीं चाहती थी,
लेकिन इतनी बड़ी रकम का इंतजाम मैं कैसे करती, ये भी मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए फिर जब मैं इस आदमी के आगे हाथ जोड़कर कुछ और दिनों की मोहलत मांगने लगी तो इसने मुझे पेशकश की कि अगर मैं इसकी इच्छा को पूरा कर दूं तो ये इतनी बड़ी रकम की एक एक किस्त को माफ़ करता रहेगा। मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए मजबूरन मैंने अपनी इज्जत को दांव पर लगा दिया और इसकी बात मान ली। इसके बाद तो इसने सारी हदें ही पार कर दी थी। पहले ये सिर्फ खुद आता था, लेकिन इसके बाद ये अपने पहचान के लोगों को भी लाने लगा। मैं ये सब कुछ सोचकर बर्दाश्त करती रही कि ये सब मैं कैसे भी करके झेल लूँगी, लेकिन ये इंसान इतना गिरा हुआ निकला कि इसने पायल पर भी अपनी गलत नज़र डाल दी और आज तो इसने तुम्हें भी देख लिया है और अब ये हम लोगों को छोड़ेगा नहीं। इतना कहकर दीदी फूट फूट कर रोने लगी। तभी फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई और जब हमने दरवाज़ा खोला तो पापा सामने खड़े थे। उन्होंने जब हम सबकी ऐसी हालत ऐसे देखी तो वह बुरी तरह से घबरा गए। उसके बाद हमने पापा को सब कुछ बता दिया। पापा ये सब सुन कर के अपना तो सर ही पीटने लगे थे। वह दीदी से कहने लगे कि बेटी, तुमने ये सब क्या किया? तुमने मुझे पहले इस सब के बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताया? मुझे तो लगा था कि शायद उस आदमी को हम लोगों पर दया आ गई है और इसीलिए उसने हमें मोहलत दे दी है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी तो इज्जत ही नीलाम हो रही थी। दीदी कहने लगी, पापा मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करिए। अगर मैं ये सब नहीं करती तो वह लोग आपको नुकसान पहुंचा देते और मैं अब आपको कुछ भी नहीं होने दे सकती थी, और आज तो वह धमकी देकर गया है। इसीलिए अब हमारे आगे इस बात के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा है कि हम लोग ये घर खाली करके यहाँ से कहीं चले जाएं। दीदी की बात सुनते ही पापा भी कहने लगे कि हाँ रेणुका, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, क्योंकि हम लोग अब उस आदमी का मुकाबला नहीं कर सकते और अगर हम लोग यहाँ रहे तो वह पायल और माला को भी नुकसान पहुँचा देगा। मेरी एक बेटी की इज्जत तो नीलाम ही हो चुकी है, लेकिन अब मैं अपनी बाकी की दोनों बेटियों के साथ ये सब होते नहीं देख सकता। इतना कहते ही वह लोग तुरंत ही उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जल्दी से अपना अपना सामान पैक करना तुम लोग भी शुरू कर दो। हम लोग सुबह तक यहाँ से सारा सामान लेकर निकल जाएंगे। पापा की बात सुनते ही पायल और दीदी तुरंत ही सारा सामान समेटने लगी। ये सब देखकर मैं तो दंग ही रह गई थी कि आखिर ये मेरे घर में क्या हो गया था। क्या हम आज सच में अपने इस घर को छोड़कर चले जाएंगे? वह घर जिसे पापा ने अपनी मेहनत की कमाई से बनवाया था, जहाँ मेरी माँ की यादें बसी हुई हैं, जहाँ हम बहनों का बचपन गुजरा है। इस सब से बचने का क्या हमारे पास सच में कोई भी रास्ता नहीं है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं उस आदमी से डरने वाली नहीं थी। ये बात तो मैंने दिल ही दिल में ठान ली थी। मैंने तुरंत ही दीदी और पापा को रोक दिया। मैंने उनसे कहा कि हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। मेरी इस बात पर वह लोग हैरान हो गए। वह कहने लगे कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर हम लोग यहाँ से नहीं गए तो तुम्हें अच्छे से पता है ना कि वह हमारे साथ क्या करेगा। मैंने उनसे कहा कि वह जो करेगा सो करेगा, लेकिन मैं उससे डरने वाली नहीं हूँ और अपने घर को मैं बिल्कुल भी छोड़ कर नहीं जाऊँगी। मैंने ये बात गुस्से में बुरी तरह से चिल्लाकर कही। इससे पापा और दीदी अजीब तरह से घबरा कर मुझे देखने लगे। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। पूरी रात मैंने यही सोचने में गुजार दी कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि उस आदमी से अपने परिवार की सुरक्षा कर सकूं। मैं पुलिस में भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि पापा ने बताया था कि वह आदमी बहुत रसूख वाला है, इसीलिए पुलिस भी उससे बहुत डरती है और वह लोग भी उसके खिलाफ नहीं जाते। अगले दिन सुबह सुबह ही वह आदमी अपने आदमियों के साथ हमारे घर आ धमका और हमें डराते हुए कहने लगा कि तुम लोगों की हिम्मत तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। मुझे तो लगा था कि तुम लोग घर खाली करके यहाँ से जा चुके होगे, लेकिन तुम तो अभी भी यहाँ पर डेरा जमाए हुए हो। चलो अच्छा हुआ, अब आएगा असली मज़ा। अब मैं तुम लोगों को जो खेल दिखाऊंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम लोगों ने किससे मुकाबला करने की सोची है। मैं तुरंत ही उठ खड़ी हुई और मैंने उस आदमी से कहा कि अगर तुम में से किसी ने भी हम लोगों की तरफ एक भी कदम बढ़ाया
तो तुम लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मेरी ये बात सुनकर वह आदमी और उसके साथ आए हुए उसके सारे गुंडे जोर जोर से हंसने लगे। कहने लगे कि अच्छा, तो फिर तुम रोकोगी हमें? और फिर वह मेरा मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, ठीक है, चलो रोक कर दिखाओ। इसके बाद उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाना शुरू किया। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगी। मैंने उससे कहा कि मैं कह रही हूँ ना कि मुझसे दूर रहना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस पर वह आदमी मुझसे कहने लगा कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझसे आज तक कोई बच पाया है? आज तक जिसने भी मुझसे पैसे लिए हैं वह मेरा कभी भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। मैंने सबके साथ वही किया जो तुम लोगों के साथ करने वाला हूँ, और किसी की भी हिम्मत नहीं हुई जो मेरे सामने सर उठा सके। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा करते हुए? इस पर वह बहुत ही गंदी हंसी हंसते हुए बोला कि यही तो दिमाग का खेल है। मैं पहले लोगों को अपने झांसे में लेता हूँ और फिर एक बार वह जैसे ही मेरे कर्जे तले दब जाते हैं, मैं तुरंत ही बाजी पलटकर उनके घर की औरतों के साथ, ये कहते हुए वह फिर से एक राक्षसी हंसी हंसने लगा। इसके बाद वह जैसे ही तुरंत मेरी तरफ लपका, मैंने अपनी आंखें कस के बंद कर लीं और तभी एक बहुत तेज़ आवाज़ हुई। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वह आवाज़ एक थप्पड़ की थी जो उस आदमी के गाल पर पड़ा था, और वह थप्पड़ मारने वाला और कोई नहीं बल्कि संगीता मैडम थी। ये वही संगीता मैडम थी जिनके पापा को मैंने उस दिन मॉल में बचाया था। उन्हें वहाँ देखकर मेरी जान में जान आ गई थी। संगीता मैडम के साथ उनके पापा और पुलिस भी आई हुई थी। पुलिस ने तुरंत ही उन सबको गिरफ्तार कर लिया। संगीता उस आदमी से कहने लगी, मुझे तो पहले ही पता था कि तुम एक गिरे हुए इंसान हो, लेकिन इतने समय से मुझे क्योंकि तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सका, बस इसीलिए मैं तुम्हारे साथ घुट घुट कर जी रही थी। वह तुरंत ही अपने पापा की तरफ बढ़ी और कहने लगी, देख लिया पापा, ये है आपकी पसंद। मैं आपसे रो रो कर कितनी ही मिन्नतें करती रही थी कि मैं इस आदमी से शादी नहीं करना चाहती हूँ, बल्कि मैं जिसे पसंद करती हूँ मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, लेकिन आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। आप तो बस बिरादरी के फेर में पड़कर मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुल गए। आपको अपनी बेटी की ज़िंदगी से ज़्यादा बिरादरी की फिक्र थी। आज आप खुद देख लीजिए, आपकी पसंद का इंसान किस तरह से आपकी नाक कटवा रहा है। जो इज्जत आपने इतने सालों से कमाई हुई थी उसे वह कैसे खाक में मिला रहा है। संगीता मैडम के मुंह से ये बात सुनकर उनके पापा की नज़रें तुरंत ही झुक गईं और फिर उन्होंने भी एक खींचकर थप्पड़ उस आदमी के गाल पर मारा और पुलिस वालों से कहा कि इसे अभी के अभी यहाँ से लेकर चले जाइए और इसे सख्त से सख्त सज़ा दीजिएगा। अभी तक जो भी संगीता मैडम ने कहा था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। मैं उन्हें हैरानी से देख रही थी। संगीता मैडम समझ गईं कि मैं इतनी उलझी हुई क्यों लग रही हूँ। वह मुझसे कहने लगी, माला, दरअसल ये आदमी मेरा पति है जिससे मेरे पापा ने अपनी पसंद और इज्जत की खातिर शादी करवा दी थी। पापा इस पर बहुत भरोसा करते थे और इसीलिए पापा ने अपना सारा कामकाज एक उम्र के बाद बहुत ही भरोसे के साथ इसके हाथों में सौंप दिया, ये सोचकर कि जिस तरह से पापा आज तक लोगों का भला करते आए हैं ये भी ठीक इसी तरह से काम करेगा। लेकिन इसने इस सब का फ़ायदा उठाया और लोगों का भला करने की जगह ये लोगों को ठगने लगा, बल्कि यूँ कहें कि अपनी हसरतें पूरी करने लगा। मुझे इसके बारे में कुछ कुछ बातें पता तो चल रही थीं, लेकिन इसके खिलाफ कभी कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था जो मैं पापा के सामने इसका असली चेहरा ला पाती। लेकिन आज तुम्हारी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है और आज इसकी एक एक करतूत पापा के सामने निकल कर आई है। आज मैं तुम्हें एक बार फिर से दिल से शुक्रिया करती हूँ क्योंकि तुमने मुझे ज़िंदगी के सबसे बड़े बोझ से आज आज़ादी दिलवा दी है। संगीता मैडम ने तुरंत ही आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया। इसके बाद मैंने संगीता मैडम को वह वीडियो दे दिया जो मैंने थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड किया था, जिसमें उनके पति ने अपने जो भी करतूतें थीं उनको खुद ही अपने मुंह से कबूल किया था। संगीता मैडम ने कहा कि मैं ये वीडियो सबूत के तौर पर पुलिस को सौंप दूंगी ताकि इस आदमी को कड़ी से कड़ी सज़ा हो जाए
और फिर इसके बाद संगीता मैडम अपने पापा के साथ वहाँ से चली गईं। मेरी बहनें और पापा मुझे बड़ी ही हैरत से देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हुआ। वह कहने लगे कि बेटी ये सब क्या था। मैंने उन्हें फिर सारी बातें तसल्ली से बताईं कि किस तरह से मैंने मॉल में संगीता मैडम के पापा की जान बचाई थी और वह लोग बहुत ही रसूख वाले लोग थे और उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे कभी भी किसी भी तरह की ज़रूरत अगर महसूस हो तो मैं बेझिझक उन्हें फ़ोन कर लूँ। इसीलिए मुझे इस मुसीबत की घड़ी में उनके सिवाय और कोई याद नहीं आया और मैंने उन्हें फ़ोन करके अपनी पूरी स्थिति के बारे में सब कुछ बता दिया था और वह ऐन मौके पर मेरी मदद करने के लिए आ गई थीं। लेकिन देखिए ये कितना बड़ा इत्तेफाक था कि वह जिस आदमी को यहाँ सज़ा दिलाने आई थीं वो और कोई नहीं बल्कि खुद उनका ही पति था, जो ना सिर्फ लोगों को ठग रहा था बल्कि उन लोगों के प्यार और विश्वास को भी ठगता चला आ रहा था। रेणुका दीदी ने मुझे तुरंत ही गले से लगा लिया। वह कहने लगी, माला तुम्हारी समझदारी ने आज हम सबको एक बहुत बड़ी मुसीबत से निजात दिला दी है। 2 महीने के बाद मेरी इंटर्नशिप शुरू हो चुकी थी और मुझे आधी सैलरी मिलना भी स्टार्ट हो गई थी। इधर मैं कुछ पैसों को जोड़कर एक दुकान किराए पर ले ली और दीदी को छोटा सा बुटीक खुलवा दिया था। मेरी दीदी बहुत खुश थी और घर की सारी जिम्मेदारी भी मैंने अपने कंधों पर उठा ली थी। संगीता मैडम के घर जाकर मैंने उनसे उनके पैसों को लेकर बात भी कर ली थी कि मैं धीरे धीरे उनके सारे पैसे लौटा दूंगी। लेकिन संगीता मैडम बहुत बड़े दिल वाली निकली। उन्होंने कहा कि मैंने उनके लिए अब तक जो कुछ भी किया है उसके बदले में 10 लाख रुपए जैसी रकम बहुत छोटी है और उन्होंने मेरा पूरा कर्ज माफ़ कर दिया। मैं अपने और अपने परिवार के लिए तो खुश थी ही, साथ ही संगीता मैडम के लिए भी मैं बहुत खुश थी क्योंकि उन्होंने उस आदमी को तलाक दे दिया था और आज वह अपने प्यार के साथ जीवन साथी के तौर पर एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही थीं। दोस्तों, बुराई का अंत बुराई ही होता है। इंसान कितना भी गलत रास्ते पर चलकर अपने अरमानों को पूरा करने की कोशिश कर ले, लेकिन एक न एक दिन वह गड्ढे में ज़रूर गिरता है। हमें कभी भी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि इंसान होने का फ़र्ज हमें सबसे पहले निभाना चाहिए। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे किसी को पसंद करते हैं तो माँ बाप को भी अपने बच्चों की पसंद को बिना परखे और बिना पहचाने इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार तो सभी को होता है और हमें ये अधिकार कभी भी किसी से नहीं छीनना चाहिए। अगर हर बार बच्चों के फैसले सही नहीं हो सकते हैं तो उसी तरह से माँ बाप के फैसले भी हर बार सही हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसीलिए इस तरह के फैसले कभी भी जल्दबाजी में ना करें, बल्कि अपने बच्चों की खुशी को सबसे पहले प्राथमिकता दें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए। थैंक यू। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।